नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 के हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 वारिस कौन। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसकी लेखिका है विभा रानी, जिनका जन्म हुआ था देखिए 1959 मधुबनी बिहार में। इनका छोटा सा परिचय दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या दिया इसमें कि बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। मतलब इन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य और नाट्य का लेखन किया है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। ठीक है, ये तो इनका परिचय था। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रमुख कृतियाँ, मतलब इनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये सभी क्या है, इनके कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, समरथ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। अब यहाँ पे हम अगला क्या देखेंगे, गद्य संबंधी। तो इसमें क्या दिया रहता है, देखो ये जो आपका पाठ है, मतलब ये जो कहानी है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया रहता है गद्य संबंधी में। तो चलो हम इसको भी पढ़ते हैं। क्या दिया इसमें कि प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। मतलब इस कहानी के माध्यम से लेखिका हमें क्या बताना चाहती हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमें उत्तम फल मिले, मतलब हमें सर्वश्रेष्ठ फल मिले, तो हमें क्या करना चाहिए, समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है और जो नहीं करता है वो सफल नहीं होता है। तो चलिए अभी हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या दिया है कि एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो समझना आप इसको, देखो एक राजा था, उसकी कितनी बेटियां थी, तो उसकी 4 बेटियां थी। ठीक है, राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती, बुद्धिमती मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगी उसे ही वह अपना सारा राजपाट सौंप देगा। ठीक है, जो लड़की सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगी उसे राजा क्या करेंगे, अपना सारा राजपाट सौंप देंगे। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। फिर वो सोचने लगे कि इसका फैसला मैं कैसे करूं कि मेरी 4 बेटियों में से कौन सी बेटी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया और जब वो ये सोच रहा था, ठीक है, तो सोचते सोचते आखिरकार उसको एक उपाय सूझा। अब कौन सा उपाय सूझा ये तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या दिया इसमें कि उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो देखो राजा ने क्या किया, एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और फिर राजा ने क्या कहा कि इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैं इन दानों को तुम लोगों से मांगूंगा तो तुम मुझे वापस कर देना। फिर क्या होता है, देखो गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखिए समझिएगा, यहाँ पर जो चारों बहनें थी वो चारों बहनें उन दानों को लेकर के अपने अपने कमरे में चली गईं। तो जो बड़ी बहन थी उसने क्या किया, अपने खिड़की से दानों को बाहर फेंक दिया। उसने क्या सोचा कि पिताजी को 5 साल बाद क्या ये दाने याद रहेंगे, और अगर याद भी रहे तो मैं क्या करूँगी, भंडार घर से लेकर के उनको वापस कर दूँगी। ठीक है,
फिर देखो आगे क्या दिया है कि दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। देखिए दूसरी बहन ने क्या किया, बड़ी बहन का तो मैंने आपको बताया, अब दूसरी बहन ने क्या किया, चांदी की एक डिब्बी में उन दानों को डाल करके उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। मतलब उसके पास जो संदूक था उसमें उसने उन दानों को डाल दिया। ठीक है, उसने क्या सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तो मैं क्या करूँगी, इसमें से निकालूंगी दानों को और ले जा करके उनको दे दूंगी। ठीक, अब आगे देखो, तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसमें दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। अब सुनिएगा, यहाँ पर जो तीसरी बहन थी वह सोच रही थी कि मैं इन दानों का क्या करूं, कैसे इनको सुरक्षित रखूं कि मैं 5 साल बाद फिर ये दाने पिताजी को लौटा पाऊं। ठीक है, तो वो ऐसा सोच रही थी। अब जो चौथी और छोटी बहन थी, मतलब सबसे जो छोटी बहन थी वो तनिक बच्ची थी। ठीक है, वो शरारतें करना उसे बहुत ही पसंद था और उसे भुने हुए गेहूं भी बहुत अच्छे लगते थे। तो उसने क्या किया, गेहूं को भुनवा करके खा लिया। ठीक है, और फिर वो खेल में मग्न हो गई। चलो अब हम आगे देखेंगे। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब सुनिएगा, जो तीसरी राजकुमारी थी उसे तो इस बात का यकीन था कि पिताजी ने ये दाने उन लोगों को यूं ही नहीं दिए हैं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। ठीक है, पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह सोचा कि मैं इन दानों को सहेज करके रख दूं। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। 2-3 दिनों तक वह खूब सोचा, मतलब उसने खूब सोचा, सोचती रही और फिर उसने क्या किया, अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने ले जा करके बो दिए। ठीक है, समय पर अंकुर फूटे, मतलब जब हम क्या करते हैं, बीज लगाते हैं तो जब उसका समय आता है तो उसमें अंकुर फूटता है, फिर फसल तैयार होती है। ऐसे ही जब तीसरी राजकुमारी ने गेहूं को दाने को बो दिए, फिर उसके बाद अंकुर फूटे, फसल तैयार हुई और फिर उसने क्या किया, उसमें से जो गेहूं निकला, ठीक है, फिर से उसने क्या किया, उनको दोबारा से बो दिया। ऐसे ही वह 5 सालों तक ऐसा करती रही। कौन? तीसरी राजकुमारी। ठीक है, और इस तरह से 5 सालों में उसके पास बहुत सारा गेहूं का ढेर लग गया। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने? अब देखो क्या होता है कि 5 साल के बाद राजा ने फिर अपनी चारों बेटियों को बुलाया और क्या कहा कि 5 साल पहले मैंने आप लोगों को 100 गेहूं के दाने दिए थे, तो लाओ बताओ वो गेहूं के दाने कहाँ पर हैं। ठीक है, ऐसा राजा ने बोला कि मुझे अब वापस करो, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बोला था आप लोगों को कि 5 साल बाद आप क्या करना, मुझे इन दानों को वापस करना। ठीक है, बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। देखिए बड़ी राजकुमारी उसने क्या किया, भंडार घर में गई और गेहूं के दाने ला करके अपने पिताजी को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? फिर राजा पूछते हैं अपनी बेटी से, बड़ी वाली से, कि क्या वे वही दाने हैं जो मैंने तुमको दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने कड़क कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। मतलब पहले तो उसने कहा कि हाँ ये तो वही दाने हैं, लेकिन जब राजा ने गुस्से में आकर के कड़क करके पूछा तब उसने सारी बात बता दी कि मैंने उन दानों को क्या किया था, फेंक दिया था। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? फिर राजा दूसरी राजकुमारी से पूछते हैं
कि आपके दाने कहाँ हैं। तो देखो क्या होता है, दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। मतलब क्या हुआ इसका कि जब राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि आपके दाने कहाँ हैं, तो दूसरी राजकुमारी गई और उसने क्या किया था, चांदी के डिब्बी में अपने गेहूं को रखा था। ठीक है, तो वो गई और संदूकची में से उसको निकाल करके लेकर के आई। तब राजा ने जब उसको खोल करके देखा तब वो क्या देखते हैं कि गेहूं के दाने सड़ चुके थे, क्योंकि गेहूं के दानों को इतने दिन तक अगर पूरा पैक करके रख दिया जाए तो वो तो सड़ेंगे ही ना, तो उसके भी दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। फिर उसके बाद राजा तीसरी राजकुमारी से पूछते हैं कि तुमने क्या किया उन दानों का, बताओ मुझे। तो तीसरी राजकुमारी ने कहा कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। ठीक है, इसका उत्तर पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं आपको वहाँ कल ले चलूँगी, ऐसा तीसरी राजकुमारी ने कहा। चलो अभी हम आगे देखेंगे। तो क्या दिया इसमें कि राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी, वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। फिर राजा ने चौथी वाली राजकुमारी से पूछा जो सबसे छोटी थी। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जब राजा ने पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं, तो उसने ना एकदम बेपरवाही से जवाब दिया, क्योंकि जो छोटी राजकुमारी थी उसको शरारतें करना बहुत पसंद था। ठीक है, उसने क्या किया था, गेहूं के दानों को भुनवा करके खा गई थी। ठीक है, तो वो एकदम बेपरवाही से जवाब देती है कि पिताजी आप ही बताओ, क्या उन दानों का कोई कीमत है। वैसे तो भंडार घर में कितने दाने पड़े रहते हैं। ठीक है, तो मैंने उन दानों को क्या किया, मैंने भुनवा करके उन दानों को मैं खा गई। ठीक है, ऐसा चौथी वाली राजकुमारी ने बोला। और फिर क्या कहती है कि आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़े रहते हैं। चलो अभी आगे देखो। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। मतलब जब राजा को चारों बेटियों का जवाब मिल गया तब उनको बड़ी ही निराशा हुई। अब उनको तीसरी वाली बेटी से ही उम्मीद थी, क्योंकि अभी तक उसने जवाब नहीं दिया था कि उसने दानों का क्या किया। तो राजा उसी से उम्मीद कर रहे थे कि इसने क्या किया होगा, इसका सदुपयोग किया होगा। ठीक है, दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। फिर दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आती है और क्या बोलती है कि चलिए पिताजी मैं आपको वो दाने दिखाती हूँ कि उन दानों का मैंने क्या किया। ठीक है, राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। देखो राजा रथ पे सवार हो गए और चलने लगे। ठीक है, तो जो रथ था वह महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो राजा ने पूछा कि बेटी आखिर तुम मुझे कहाँ ले चलोगी, तुमने उन दानों का मतलब वो जो 100 दाने थे उनको कहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी इन 100 दानों के लिए। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। देखो क्या होता है, अभी राजा ऐसा बोल ही रहे थे कि तुम मुझे इन 100 दानों के लिए कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी। तब तक क्या होता है, जो राजा का रथ था वो एक बड़े से खेत में जा कर के रुक गया। ठीक है, हरे भरे से खेत में जा कर के रुक गया। तो राजा क्या देखते हैं कि वहाँ पर गेहूं की बालियाँ क्या कर रही थी, झूम रही थी।
और ऐसा लग रहा था, मतलब वो ऐसे झूम रही थी जैसे वो राजा को मधुर संगीत गीत सुना रही हूँ। ठीक है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब वो खेतों को देखते, हरे भरे खेतों को, तो उसके बाद उन्होंने हैरानी से राजकुमारी की तरफ देखा, मानो वो ऐसा पूछ रहे हो कि बेटी ये सब क्या है। तभी राजकुमारी ने कहा, क्या कहा कि पिताजी ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन दानों को क्या किया था, मैंने उन 100 दानों को बो दिया था। ठीक है। और उनकी मदद से फसल उगाई थी। ठीक है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। फिर राजा ने क्या किया, अपनी तीसरी वाली बेटी को गले से लगा लिया और फिर कहते हैं कि अब मैं निश्चिंत हो गया, मतलब अब मैं एकदम बेफिक्र हूँ, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, ऐसा राजा ने कहा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। तो ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे तीसरी राजकुमारी ने किया। जो 4 राजकुमारी थी उसमें से जो तीसरी वाली राजकुमारी थी उसने क्या किया, गेहूं के दानों और समय का जो 5 साल उसको मिले थे, उसने गेहूं के दानों और उन 5 साल का सदुपयोग किया। बाकी तीनों ने तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए। ठीक है। तो हमें भी समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, शब्द वाटिका। ठीक है। तो चलो देखो, तनिक मतलब क्या होता है, थोड़ा। मकसद मतलब उद्देश्य। खोल मतलब आवरण। उम्मीद मतलब आशा। उत्तराधिकारी मतलब वारिस। अब मुहावरे देख लीजिए। तो चक्कर में पड़ जाना मतलब दुविधा में पड़ना। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।